अध्याय 51। कमजोर हुआ ची युआन। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। लॉर्ड यू और मंत्री कोन को जाते देख जिनली थक गई। उसे एहसास हुआ कि वह महारानी बनने के लायक नहीं है। अगर नानकियान की स्थिति सुलझ जाए तो वह इस जगह को छोड़कर प्राचीन जीव वृक्ष के पास जाना चाहती है और क्यू युआन से मिलना चाहती है। काश ऐसा संभव होता। महाराज, आंटी किन ने जिनली के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या बलि वेदी का निर्माण उस व्यक्ति की इच्छा है? ये सुनकर जिनली हिचकिचा उठी। चाची किन, आपको बस मेरे निर्देशों का पालन करना है। आंटी किन ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने ब्लूप्रिंट पर वेदी का डिजाइन पहचान लिया था और लॉर्ड यू ने भी। आंटी किन महल से बाहर निकल गईं और उन्होंने देखा कि लॉर्ड यू कुछ ही दूरी पर अकेले खड़े हैं और धूसर सफेद रेलिंग से टिके हुए हैं। आंटी किन को देखकर लॉर्ड यू ने जोर से कहा, बुजुर्ग महिला किन, आपने उस ब्लूप्रिंट की सामग्री को अवश्य पहचान लिया होगा। जी हाँ, आंटी किन ने सिर हिलाया, यह एक बलि वेदी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यूए महाद्वीप एक ऐसे दिव्य दरबार के अधीन एकजुट था जिसने दुनिया को हिला दिया था। बलि वेदी बनाने से दिव्य सेना को बुलाया जा सकता था, लेकिन अब ये सब सिर्फ किंवदंतियां हैं। दिव्य दरबार तो कब का पतन हो चुका है, दिव्य सेना कहाँ से आएगी? 20 साल पहले जब किंग साम्राज्य के जिंगझोउ शहर को राक्षसों ने घेर लिया था, तब राज्यपाल ने एक प्राचीन डिजाइन की बलि वेदी बनवाई थी। और उसका क्या परिणाम हुआ? इस पर लॉर्ड यू ने केवल आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि महारानी को यह योजना कहाँ से मिली, लेकिन क्या बलि वेदी पर भरोसा करना उतना ही निराशाजनक नहीं है जितना कि यह उम्मीद करना कि महारानी शाही शहर से सुरक्षित निकल जाएंगी? स्पष्टतः भगवान यू को भी यह विश्वास नहीं था कि बलि वेदी वास्तव में एक दिव्य सेना को बुला सकती है। आंटी किन का चेहरा उदास हो गया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और बाकी सब किस्मत पर छोड़ देते हैं। अल्पविराम। बलिदान की वेदी। हास्यास्पद। जब सीमा टिंग ने यह खबर सुनी तो उसकी आंखों में उपहास भर आया। याओ वंश के दानव राजा ने हाथों में एक योजना का खाका पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन दिव्य दरबार की तलवार से आधुनिक राक्षसों को काटना। यह महारानी जिनली वाकई बहुत प्यारी हैं। याओ वंश के सदस्य होने के नाते वह दिव्य दरबार को भली भांति जानते थे। प्राचीन काल में जब मनुष्य और याओ वंश के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी, तब एक शीर्ष मानव विशेषज्ञ, जिसे देवता के समान पूजा जाता था, ने दिव्य दरबार की स्थापना की और 4 विभागों का नेतृत्व किया। बलि वेदी का निर्माण करके दिव्य सेना को बुलाया जा सकता था। एक बार दिव्य दरबार ने याओ वंश को बर्फीले निर्जन क्षेत्र में खदेड़ दिया था। इन घटनाओं का याओ वंश की पैतृक भूमि में सुविचारित वर्णन है। उसे बनाने दो, ये तो बस एक मरणासन संघर्ष है। स्वर्गीय भाग्य पवित्र संप्रदाय के दुबले पतले सम्राट ने उदासीनता से कहा। याओ वंश के पशु राजा ने अपनी आंखें सिकुड़ी। अभी सबसे महत्वपूर्ण है सर्वोच्च राजसी छड़ी का निर्माण करना, बाकी सब बाद में हो सकता है। ठीक है, डिंगतियान को महारानी जिनली पर नजर रखने में मदद करना मत भूलना। उसे भागने मत देना, दुबले पतले सम्राट ने याद दिलाया। सीमा टिंग ने तुरंत आश्वस्त करते हुए कहा, निश्चिंत रहें, महल चारों तरफ से घिरा हुआ है। महारानी जिनली भाग नहीं सकती। सचमुच, शहर के बाहर हमारे याओ वंश के 7 सम्राट हैं, वह बच नहीं सकती। याओ पशु राजा ने आत्मविश्वास से कहा। इस बार याओ वंश ने सर्वोच्च शाही कलाकृति बनाने के लिए भारी संख्या में सेना तैनात की थी। 7 सम्राटों और कुछ राजाओं के साथ वे पूरे शाही शहर को परिष्कृत कर सकते थे। दुर्भाग्य से सीमा टिंग के पीछे आए अधिकारियों ने यह सोचकर कि वे सिंहासन पर अधिकारपूर्वक कब्जा कर लेंगे, यह नहीं समझा कि वे और शहर के नागरिक याओ वंश के लिए सिर्फ एक बलि का बकरा थे। अल्पविराम। बहुत थका हुआ। क्यू युआन पूरी तरह थका हुआ महसूस करते हुए उठा। हालांकि उसने बदसूरत कब्जों वाले राक्षस सम्राट को युद्ध में बिना किसी चोट के हरा दिया था, लेकिन उसके मनोबल पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा था। हाथ के इशारे से उसके सामने एक जल दर्पण प्रकट हुआ। क्यू युआन ने दर्पण में अपना पीला चेहरा देखा, जो उसकी अत्यधिक कमजोरी को दर्शाता था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर पूरी तरह से थक गया है। मुझे सचमुच चेनबाओ किडनी ट्रेजर पे पीने की इच्छा है। अगर कुछ और नहीं तो शायद 6 स्वाद वाली रहमनिया की गोलियां ही सही। खेल में भारी खर्च के बावजूद क्यू युआन को काफी लाभ हुआ, खासकर 90वें स्तर पर पहुंचने के बाद। यह विकास वास्तविक जीवन में भी दिखाई दिया। उसकी साधना में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। पहले बिना अपनी तलवार का उपयोग किए खेल में अर्जित उसके कौशल और क्षमताएं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के बराबर थीं। अब अपनी बढ़ी हुई साधना के साथ क्यू युआन केवल अपनी शक्ति से ही साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के साधकों को दबा सकता था, बिना किसी कौशल या तकनीक का सहारा लिए। यह एक जबरदस्त सुधार था। दुर्भाग्यवश मेरी आत्मा अभी भी बहुत कमजोर है। क्या इसका कारण मेरी नाजुक आत्मा है? ची युआन ने सोचा। हालांकि ची शोधन करने वाले साधक अपनी आत्माओं को महसूस नहीं कर सकते, ये क्षमता आधारभूत स्तर पर ही प्राप्त होती है। जब मैं आधारभूत स्थापना हासिल कर लूंगा तो मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए कुछ तकनीकें सीखनी होंगी। इस तरह मैं खेल में लंबे समय तक टिक पाऊंगा। ये सोचकर कि युआन ने अपने थैले से किताबें निकाली। थकान के बावजूद वह लगन से पढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसका सिर दर्द करने लगा, जो रात भर गेम खेलने का नतीजा था। पढ़ना कोई विकल्प नहीं है, मुझे आराम करना होगा और मालिश करवानी होगी। क्यू युआन ने फैसला किया, ये जानते हुए कि उसे थकान से बचने के लिए एक उचित ब्रेक की आवश्यकता है। ची युआन धीरे धीरे फूस की झोपड़ी से बाहर निकला और उसने जियांग लिंगसू को कुछ सामग्री पलटते हुए देखा। उसने बर्फीले नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी उपस्थिति शांत लेकिन कुछ दूरी बनाए रखने वाली थी। ची युआन को देखकर उसने भौहें चढ़ाईं। बड़े भाई, क्या आपकी साधना में कुछ गड़बड़ हो गई है? नहीं, बस देर रात तक गेम खेलने से थक गया हूँ। मुझे आराम के लिए मसाज चाहिए। छोटी बहन, क्या तुम मुझे मसाज दोगी? मैं तुम्हें 3 स्पिरिट स्टोन दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... चले जाओ। जियांग लिंगसू की उभरती चिंता क्यू युआन की बेपरवाह टिप्पणी से तुरंत ही दब गई। ची युआन मुस्कुराया और आराम से पहाड़ से नीचे उतरने लगा। सौभाग्य से वह सहमत नहीं हुई, वरना उसके 3 स्पिरिट स्टोन बर्बाद हो जाते। शहर में अच्छी मालिश के लिए तो स्पिरिट स्टोन लगते ही नहीं थे। अगर वह अमीर न होती तो वह इतने सारे ऑफर न करता। उसके चले जाने पर जियांग लिंगसू को अपराधबोध का हल्का सा एहसास हुआ। क्या उसने पहले कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती थी?
शहर में एक बढ़िया मसाज करवाने के बाद क्यूई युआन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने एक स्पिरिट स्टोन के बदले एक स्वादिष्ट स्पिरिट स्टू भी खरीदा। एक दिन आराम करने के बाद क्यूई युआन को कुछ हद तक तरोताज़ा महसूस हुआ। मेरी आत्मा अभी भी बहुत कमज़ोर है। दुर्भाग्य से आत्मा से संबंधित तकनीकें और जड़ी बूटियां अत्यंत दुर्लभ हैं। ब्लैक माउंटेन सेक्ट के विशाल पुस्तकालय में चियुआन को आत्मा से संबंधित कोई तकनीक नहीं मिली। जड़ी बूटियां तो और भी दुर्लभ थीं। आत्मा से संबंधित कोई भी वस्तु अत्यंत मूल्यवान थी, जिस पर अक्सर नवजात आत्मा अवस्था के साधकों का एकाधिकार होता था, जिन्हें जिफू अवस्था में उन्नति के लिए इनकी आवश्यकता होती थी। चिशोधन साधक के रूप में भी, या यहाँ तक कि नींव स्थापना या मूल गठन अवस्था में भी ऐसे संसाधन प्राप्त करना लगभग असंभव था। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जब मैं आधारभूत स्थापना हासिल कर लूंगा तो मैं आत्मा को समृद्ध करने वाले तरीकों पर विचार करूंगा। खेल में प्रवेश करने और चिशोधन स्तर तक पहुंचने के बाद चियुआन को छिपी हुई जानकारी देखने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन सी नई क्षमताएं आ सकती हैं, कौन जाने। उसे कोई चिंता नहीं थी। किस्पीक पर लौटकर चियुआन ने खेल में फिर से उतरने से पहले आराम करने और तरोताज़ा होने की तैयारी की। पहाड़ की ढलान पर स्थित विशाल वृक्ष के पास से गुजरते हुए वह फिर रुका और नीचे देखने लगा। यह एक अनोखी छोटी घास है। इसमें चांद की खुशबू आती है। चियुआन ने आकाश की ओर देखा। चांद की खुशबू, यह क्या है? घास की ओर देखते हुए उसने सोचा, अगर मैं तुम्हें कल देखूं तो क्या तुम चियुआन की गंध पहचान पाओगी? वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो इस अनोखी छोटी घास को जगाकर पूछे कि यह असाधारण कैसे बन गई। वह खुद भी असाधारण बनना चाहता था। अध्याय 52। शाही शहर में उठती हवाएं। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। रात घोर अंधेरी थी। शाही शहर के भीतर आंटी किन खून से लथपथ थीं। उसकी आंखों में व्याप्त भय अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन वह बेतहाशा शहर के भीतरी हिस्से की ओर दौड़ रही थी। उसके पीछे मौजूद दोनों आभाओं ने उसका पीछा नहीं किया बल्कि छिप गईं। हालांकि आंटी किन के मन में बसा डर अभी भी कम नहीं हुआ था। वह जल्दी से महल में दाखिल हुई। चाची किन, आपको क्या हुआ? चाची किन को खून से लथपथ देखकर जिनली भयभीत हो गई। पास ही में ज्यू क्यू और महान विद्वान कोंग क्यूई, जो बलि वेदी के निर्माण की देखरेख कर रहे थे, भी तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने स्पष्ट रूप से आंटी किन की दयनीय स्थिति को देखा। आंटी किन की गंभीर चोटों को देखकर दोनों पुरुषों की आंखों में चिंता और निराशा झलक रही थी। हाल के दिनों में वे न केवल बलि वेदी का निर्माण कर रहे थे, बल्कि गुप्त रूप से आंटी किन के साथ मिलकर यह योजना भी बना रहे थे कि क्या वे महारानी जिनली को शाही शहर से बाहर तस्करी करके निकाल सकते हैं। आज रात आंटी किन हालात का जायजा लेने के लिए चुपके से शहर से बाहर निकल गई थीं। अप्रत्याशित रूप से आंटी किन गंभीर रूप से घायल होकर लौटी। खांसी खांसी, आंटी किन खांसते हुए बोली और मुंह से खून से सना झाग थूक दिया, जिसमें टूटे हुए अंगों के टुकड़े भी मिले हुए थे। ये देखकर जिनली ने जल्दी से आंटी किन को फूल की परी द्वारा लाई गई औषधि पिला दी। दवा लेने के बाद आंटी किन के चेहरे की रंगत में थोड़ा सुधार हुआ। चाची किन, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? जिनली बेहद चिंतित थी। मैं अब बेहतर हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महाराज। आंटी किन ने भीड़ की ओर देखते हुए भारी स्वर में कहा। अभी जब मैंने शहर छोड़ने की कोशिश की तो मुझे 2 सम्राट स्तरीय व्यक्तियों ने रोक लिया। क्या उनमें से 2? अगर सिर्फ 2 ही होते तो मुझे इतनी गंभीर चोटें नहीं लगती। कई और भी छुपे हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे इंसान नहीं थे, वे राक्षस थे। शाही शहर के बाहर एक विशाल सुरक्षा घेरा बना रखा है। आंटी किन तेजी से बोली। ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। महान विद्वान कोंग क्यूई की दाढ़ी कांप उठी। राक्षस? कोई संरचना। उस संरचना के बाहर खून की तरह लाल आसमान था, जिस पर 3000 सफेद झंडे लहरा रहे थे, जो संभवतः आत्मा फंसाने वाली संरचना का संकेत दे रहे थे। आंटी किन के बोलते ही वहां मौजूद सभी लोगों के घुटने कांपने लगे। सोल एंट्रैपमेंट फॉर्मेशन अपनी कुख्याति के लिए बेहद मशहूर था। 50 साल पहले दानवों के क्षेत्र से सटे एक छोटे से देश पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था, जिन्होंने आत्मा फंसाने वाली संरचना स्थापित की और सैकड़ों हजारों लोगों को बेरहमी से मार डाला। उस घटना के कारण मूनवॉच महाद्वीप के मानव राष्ट्र क्रोधित हो गए और राक्षसों से लड़ने के लिए एक संयुक्त सेना का गठन किया। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी संघर्ष के कारण नानकियान साम्राज्य की शाही सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। कई प्रमुख मानव राष्ट्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब जब उन्होंने आंटी किन को ये कहते सुना कि शाही शहर के बाहर एक आत्मा फंसाने वाली संरचना है, तो वे भयभीत क्यों नहीं होंगे? क्या आपको यकीन है कि आपने गलत नहीं देखा? ड्यू क्यू ने भारी आवाज में आंटी किन से पूछा। बाकी सभी लोग भी आंटी किन को चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। आंटी किन ने कहा, मुझे कोई गलती नहीं दिखी, ये वास्तव में आत्मा फंसाने की विधि है। ये सुनकर कोंग क्यूई निराशा में जमीन पर गिर पड़ा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। मुझे पूछना ही होगा, आखिर सीमा टिंग क्या चाहती है? ये खबर सुनकर जिनली को भी डर का एक हल्का सा एहसास हुआ। उसने ये भी सोचा था कि सीमा टिंग केवल सिंहासन पर कब्जा करना चाहती है और उसकी और उसके समर्थकों की जान लेना चाहती है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सीमा टिंग पूरे नानकियान साम्राज्य को नष्ट करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे पाल रही थी। लेकिन इतने सारे राक्षस, यहाँ तक कि सम्राट स्तर के राक्षस भी नानकियान में कैसे प्रवेश कर सकते थे? क्या त्यानयुन पवित्र संप्रदाय को इस बारे में जानकारी नहीं थी? जिनली को ठंडक महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि यह स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। हालांकि लगभग पूर्ण हो चुकी बलिवेदी को देखकर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। हमें पहले बलिवेदी को पूरा करना होगा। उसकी आवाज दृढ़ और निर्विवाद थी। पहले निराश दिख रही कोंग क्यूई भी खड़ी हो गई। जैसा आप आदेश दें। हालांकि उसकी आत्मा पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी। जिनली अपने कमरे में लौट आए और अपने शयन कक्ष में अकेली खड़ी होकर खिड़की से आकाश में स्थित प्राचीन किजाकुरा वृक्ष को देखने लगी। उसने अपनी लिंगलोंग ज़ेड सील को कसकर पकड़ रखा था। कि युआन, तुम इस स्थिति में क्या करोगे? ... प्रधानमंत्री के आवास पर सीमा टिंग ने अपना सिर झुकाया। वह अत्यंत विनम्र भाव से देख रही थी। माननीय महोदय, यदि उस व्यक्ति को समाप्त नहीं किया गया तो वह गठन का खुलासा कर सकता है, जिससे आपकी भव्य योजना बाधित हो सकती है। त्यानयुन पवित्र संप्रदाय के दुबले पतले सम्राट ने बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। दानव सम्राट उदासीन था। संरचना पहले से ही तैयार है।
अगर जरूरी हो तो इसे प्रकट होने दो। शहर में फैली अराजकता रक्तहीन शाही कर्मचारियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में सहायक होगी। लेकिन अगर यह बात फैल गई तो शहर के सैनिकों में अशांति फैल सकती है। सीमा टिंग अब भी चिंतित थी। क्या तुम, सीमा टिंग, अपने सैनिकों को नियंत्रित नहीं कर सकते? दानव सम्राट ने उपहास किया। सीमा टिंग के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। अगर यह मामला उजागर हुआ तो मैं सेना को शांत करने का बहाना ढूंढ लूंगी। अब पूरा शाही शहर उसके नियंत्रण में था, इसलिए सैनिकों को शांत करना मुश्किल नहीं होगा। मैंने सुना है कि परसों दोपहर को आपकी महारानी स्वर्ग की पूजा करने के लिए बलि वेदी पर चढ़ेंगी। दानव सम्राट ने विषय बदल दिया। हाँ, सीमा टिंग ने उत्तर दिया। अच्छा, मेरे पास करने को और कुछ नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ कि मेरा भावी शराब पात्र कितना सुंदर है। दानव सम्राट हंसा। मैं इंतजाम कर दूंगा। सीमा टिंग ने जाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन दानव सम्राट की इच्छा के चलते वह सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को साथ ले जाएगा। ठीक है, दानव सम्राट ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गहरा और रहस्यमय भाव था। बलि समारोह देखने का उनका उद्देश्य केवल अपने भावी शराब पात्र को देखना नहीं था। उस दिन सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के एकत्र होने पर उसने एक नरसंहार की योजना बनाई। रक्तपात, दहशत, भय और लालसा के साथ रक्तहीन शाही कर्मचारियों को और भी अधिक आतंक से भर दिया जाएगा। बेशक उन्होंने ये विचार सीमा टिंग के साथ साझा नहीं किए। ... बलि वेदी 2 झांग से अधिक ऊंची थी, जिसके ऊपर एक मंडप था, जिसके चारों कोनों पर एक छोटी पशु मूर्ति सजी हुई थी। संपूर्ण वेदी से प्राचीन सादगी और खुरदुरे आदिमपन की आभा निकल रही थी। दूर से देखने पर यह उजाड़ और उदास प्रतीत होता था। अपनी सादगी के कारण बलि वेदी के निर्माण में ज्यादा समय नहीं लगा। सीमा टिंग अपनी सीट पर बैठा था। उसके बगल में दानव सम्राट पूरी तरह से असभ्य और आराम से बैठा था। सीमा रियू के बाल खुले हुए थे, जो और भी ज्यादा बिखरे हुए लग रहे थे। पास ही में नागरिक और सैन्य अधिकारियों का एक समूह आपस में फुसफुसा रहा था। कुछ लोगों ने सीमा टिंग को संदेह भरी नजरों से देखा, जबकि अन्य ने दानव सम्राट की ओर विचारपूर्वक नजर डाली। ये स्पष्ट था कि आंटी किन ने पहले ही इस गठन के बारे में सबको बता दिया था। हालांकि अधिकांश लोगों का मानना था कि यह महारानी जिनली द्वारा कलह बोने की एकमात्र चाल थी। इसके अलावा सम्राट स्तर की शक्ति के बिना वे आत्मा फंसाने वाली संरचना का पता नहीं लगा सकते थे। महारानी आ गई हैं। एक चीख के साथ महारानी जिनली सबके सामने प्रकट हुई। उसने सुनहरे रंग का चौड़ी आस्तीनों वाला चोला पहना हुआ था, जिसकी आस्तीनों पर सोने की कढ़ाई में फीनिक्स पक्षी बने हुए थे। उसके गले में सुनहरे फूलों से सजा सफेद जैद का हार था। उसकी कमर पर लिंगलोंग जैद की मुहर लगी थी और उसने सिर पर मोतियों का फीनिक्स मुकुट पहना हुआ था। इस समय उनमें एक महारानी के अनुरूप गरिमा और शालीनता झलक रही थी। दुर्भाग्यवश धार्मिक अनुष्ठान मंत्री और कुछ अन्य लोगों के अलावा किसी ने भी उन्हें सलाम नहीं किया। उस समय सेना शाही शहर में प्रवेश कर चुकी थी और सीमा टिंग के गुट ने अब दिखावे को बनाए रखने की परवाह नहीं की। ये देखकर सीमा रियू प्रसन्न हो गया। वह सीमा टिंग की ओर झुका और जोर से बोला, पिताजी, अगर आपने ये पहले किया होता तो मैं अब तक युवराज बन चुका होता। कई नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। जिनली ने ये सुना लेकिन चुप रही। शुभ समय आ गया है, बलि समारोह शुरू होने दो। कोंची ने अपनी कमर सीधी की। उसकी आवाज भारी थी, मानो ये समारोह किसी राजवंश के अंत का साक्षी बनने वाला हो। अध्याय 53। दिव्य वेदी। वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना का उद्भव। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। कोंची के मंत्रोच्चार के साथ ही जिनली धीरे धीरे बलि मंच पर चढ़ गया। यह एक राष्ट्रीय बलिदान होना चाहिए था, लेकिन समारोह संपन्न करने के लिए केवल अनुष्ठान मंत्री ही उपस्थित थे। कितना दयनीय है। किंगी और ड्यूक्यू मंच के नीचे खड़े थे और मंच पर जिनली को अपनी आंखों में गहरी बेबसी के भाव से देख रहे थे। जिनली ने वेदी पर चढ़कर दिव्य दरबार की सेना के आगमन के लिए प्रार्थना की, लेकिन यह एक भ्रम, एक मृत तृष्णा के अलावा कुछ नहीं था। वे स्थिति को बदलने में पूरी तरह से असमर्थ थे। इसी बीच सीमा टिंग के बगल में बैठे कुछ नागरिक और सैन्य अधिकारी जिनली को मनोरंजक भाव से देख रहे थे। विशेषकर वे लोग जो बलि के चबूतरे की उत्पत्ति जानते थे। उन्होंने महारानी का उपहास किया। कुछ लोगों को तो दुख भी हुआ। महारानी गिर गई थी, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। खूबसूरत लेकिन दुर्भाग्यशाली महारानी जिनली का अंत साम्राज्य के साथ ही होना तय था। भीड़ की निगाहों के बीच महारानी जिनली धीरे धीरे वेदी पर चढ़ीं। इस बार उसके कदम स्थिर थे। उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। सबसे पहले उसे क्यूई युआन की चिंता थी। क्यूई युआन ने आखिरी बार संदेश भेजे हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन अब सामने मौजूद गंभीर स्थिति को देखते हुए चिंता करना व्यर्थ था। उसने अन्य भावनाओं को एक तरफ रख दिया और अनुष्ठान के लिए क्यूई युआन के कदमों पर चलने लगी। एक लंबी जैद की शिला पकड़े हुए वह अत्यंत श्रद्धावान प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियों का 2/3 हिस्सा चढ़ी, कोन क्यूई ने खुद को जमीन पर गिरा दिया, सिकुड़कर बैठ गया और उसके बूढ़े चेहरे से आंसू बहने लगे। यह उनके द्वारा अब तक आयोजित किया गया सबसे अपमानजनक समारोह था, यहाँ तक कि महारानी के राज्याभिषेक से भी कहीं अधिक। और इस बार ये संभवतः उनका अंतिम समारोह था, जो नांगन साम्राज्य के अंत का प्रतीक था। वह महारानी के साथ इतिहास में महज एक फुटनोट बनकर रह जाएंगे, जिनका कोई निशान नहीं बचेगा। सीमा रियू अधिकारियों के बीच पैर फैलाकर बैठा था, शिष्टाचार का कोई परिचय नहीं दे रहा था। उसने बलि मंच की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप क्या सोचते हैं, अगर महारानी मंच से कूद जाए तो क्या वह एक किंवदंती बन जाएंगी? साम्राज्य की अंतिम साम्राज्य का वेदी से छलांग लगाना वास्तव में एक पौराणिक घटना होगी। अधिकारी चुप रहे, किसी ने भी उन्हें जवाब नहीं दिया। उसके बगल में खड़े दानव सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपने नुकीले सफेद दांत दिखाए। मुझे उम्मीद है कि वह सिर के बल नहीं गिरेगी, वरना मेरा सुंदर पे पात्र चकनाचूर हो जाएगा। उसने कुछ कहा, फिर अपने अनोखे तरीके से पीना जारी रखा, प्याले को दांतों से काटकर और उसे निगलकर। इस विचित्र घटना ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दानव सम्राट को प्याला निगलते हुए देखकर सिमा रियू ने महारानी जिनली के सुरुचिपूर्ण ढंग से संवारे हुए बालों पर एक नजर डाली और उसके मन में भय की एक सिहरन पैदा हो गई। वह जानता था कि यह व्यक्ति असाधारण है, संभवतः त्यानयुन संप्रदाय से है, जिससे प्रेरित होकर उसने कहा, आपकी रुचि अनोखी है, वास्तव में एक सुरुचिपूर्ण व्यक्ति हैं। दानव सम्राट ने सिमा रियू को पेय पदार्थ दिया और दोनों ने साथ में पिया। जहां तक बलि मंच पर खड़ी महारानी की बात है,
किसे परवाह थी, महारानी जिनली शीर्ष पर पहुंच गईं। 2 झांग ऊंचे वेदी पर खड़ी होकर उसने अपने बाएं हाथ से जैद की शिला उठाई और अपने दाहिने हाथ से जैद की अंगूठी पत्थर के अंगीठी में फेंक दी। अंगूठी चकनाचूर हो गई। उसकी आवाज़ पहाड़ के झरने की तरह साफ और अधिकारपूर्ण थी। हे देवताओं, मेरे विचारों पर दया करो, मेरी जैद की शिला स्वीकार करो। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई और लपटें नाचने लगीं। मेरा हृदय बेचैन है, स्वर्ग से सांत्वना की तलाश में है। हे सर्वशक्तिमान स्वर्ग, मुझ पर कृपा दृष्टि डालो। प्रार्थना संक्षिप्त थी, जिसका कुछ अंश कोन क्यूई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण भाग ची युआन द्वारा दिया गया था। ये बहुत छोटा था, सिर्फ 2 पंक्तियाँ। जिनली ने पूरी लगन से पहली पंक्ति का पाठ किया। अंतिम पंक्ति के लिए पाठ की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक विचार की आवश्यकता थी। वस्त्र विभाग के स्वामी क्यूई युआन के आदेशानुसार वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना आह्वान का पालन करो। जब ये शब्द कहे गए तब भी सूर्य की स्थिति वैसी ही बनी रही। नीचे मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारी उदासीन बने रहे, किसी ने भी समारोह को गंभीरता से नहीं लिया। ड्यूक्यू को इसका पूर्वाभास था, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जुबान युआन के क्षेत्र में हुए अनुभवों को याद करते हुए किन्ही के मन में अब भी एक धुंधली सी उम्मीद बाकी थी। बलि मंच पौराणिक निषिद्ध सेना को नहीं बुला सकता था, लेकिन अगर सर्वोच्च सम्राट के समान रहस्यमय शक्तिशाली क्यू युआन प्रकट हो जाए तो क्या होगा। हालांकि वह दानव सम्राटों की संयुक्त शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था या बाहर की सुरक्षा पंक्ति को तोड़ नहीं सकता था, लेकिन वह कम से कम महारानी जिनली को वहां से ले जा सकता था। यही सर्वोत्तम परिणाम होगा। जिनली कभी महारानी बनने के लिए नहीं बनी थी, उन्हें इस भूमिका में मजबूरन धकेल दिया गया था। नांगन साम्राज्य का पतन हो जाए, लेकिन महारानी जीवित रहें। कोन क्यूई, जो जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी आंखों में जलन हो रही थी, उसका चेहरा भावहीन था। इस क्षण जिनली को किसी अलौकिक चीज से जुड़ाव महसूस हुआ। उसे आभास हुआ कि मात्र एक विचार मात्र से ही वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना प्रकट हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे कि युआन ने कहा था। उसे क्यूई युआन पर लगभग बिना शर्त विश्वास था। उसने तुरंत अंतिम पंक्ति नहीं पढ़ी, बल्कि वेदी के नीचे मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारियों की ओर देखा। उसकी आवाज़ ठंडी और गुस्से से भरी थी। सीमा टिंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या शाही शहर के बाहर कोई आत्मा दफन बैनर सरनी है? क्या तुम राक्षसों के साथ मिलकर नांगन के सभी नागरिकों को शाश्वत नरक में फंसाने की साजिश रच रहे हो? अपनी सीमित साधना के बावजूद उसकी आवाज़ वसंत ऋतु की गरज की तरह गूंजती थी और हर किसी तक पहुंचती थी। कई अधिकारी भावुक हो गए, लेकिन उससे भी कहीं अधिक लोगों ने इसे उनका आखिरी हताश संघर्ष माना। कुछ लोगों ने चुपके से सीमा टिंग की ओर देखा और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। सीमा टिंग खड़ा हुआ, उसकी लंबी कदकाठी उसे सबसे अलग दिखा रही थी। जिनली के सवालों का सामना करते हुए वह शांत रहा। महाराज, आप कलह क्यों बो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह की छोटी मोटी चालें घटनाओं का रुख बदल सकती हैं? एक सम्राट के रूप में आपको खुले तौर पर और न्यायसंगत तरीके से कार्य करना चाहिए और ईमानदारी के साथ जीत हासिल करनी चाहिए। छल और कपट किसी सम्राट का तरीका नहीं है। महाराज, महिलाओं द्वारा पाले पोसे गए, अनिर्णायक और बुद्धिहीन, आप शासन करने के अयोग्य हैं। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या शहर के बाहर कोई सरनी है? जिनली ने दोहराया। सीमा टिंग की प्रतिक्रिया सुनकर अधिकारियों को तसल्ली मिली। नांगन प्रधानमंत्री के नियंत्रण में था, भला वह अपनी ही नींव को राक्षसों के साथ क्यों दफनाएगा? सीमा रियुए खुद को रोक नहीं पाए और खड़ी होकर उपहास करते हुए बोली, महारानी जिनली, क्या ये बहुत उबाऊ नहीं है? मुझे उम्मीद थी कि आप बलि मंच के साथ दिव्य सेना को बुलाकर हम सबको मार डालेंगी। उनकी बातों पर भीड़ में हंसी गूंज उठी। किसी ने भी महारानी को गंभीरता से नहीं लिया। नांगन का सिंहासन 20 वर्षों तक सीमा परिवार के पास रहा था। जिनली अविचलित रही, उनकी आवाज़ दृढ़ थी। क्या शहर के बाहर कोई सरनी है? उनसे 3 तरह से पूछताछ किए जाने पर कई अधिकारियों को लगा कि वह पूरी तरह से हताश हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से उनका मजाक उड़ाया, जबकि अन्य लोगों को महारानी के दुखद भाग्य पर दया आई। इस समय लगातार शराब पी रहे दानव सम्राट ने अचानक कहा, सुंदर जिनली, तुम सही कह रही हो। शहर के बाहर वाकई एक आत्मा दफनाने वाला बैनर सरनी है। उनके शब्दों से भीड़ स्तब्ध रह गई। प्रधानमंत्री, यह आदमी कौन है? क्या सोल बरीइंग बैनर एरे सचमुच मौजूद है? अधिकारी पहले तो हैरान हुए, फिर भयभीत हो गए। दानव सम्राट के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। सीमा टिंग, क्या मैं सच कह रहा हूँ? सीमा टिंग ने अविचलित होकर उत्तर दिया, हाँ। अब अधिकारी सचमुच भयभीत हो गए थे। सभा में अराजकता का माहौल छा गया था। द्वेष से चमकती आंखों वाले दानव सम्राट ने चिल्लाकर कहा, निकम्मे नीच। अपने हाथ के एक इशारे से एक सम्राट स्तरीय प्राणी की शक्ति उमड़ पड़ी, जिससे दर्जनों अधिकारी मारे गए। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी, और अधिक अराजकता और अधिक रक्तपात। उसने दोबारा हमला किया और सीमा टिंग के गुट के सैकड़ों और लोगों को मार डाला। अब अधिकांश अधिकारी खून से लथपथ पड़े थे, अत्यंत दयनीय स्थिति में। इस अराजकता को देखकर दानव सम्राट ने संतुष्टि से मुस्कुराया। राजधानी में जितनी अधिक अराजकता और रक्तपात होगा, रक्तहीन सम्राट का स्टाफ उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। नरसंहार के बाद उसने अपनी निगाहें बलि मंच की रखवाली कर रहे किन्ही की ओर घुमाई। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। अपनी चरम सीमा पर भी किन्ही उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी, और अब तो वह घायल अवस्था में है। उसकी तो बात ही छोड़िए। मेरा पीने का पात्र, मैं आ रहा हूँ। दानव सम्राट का शरीर फूल गया, उसकी ऊंचाई 3 झांक बढ़ गई और वह चबूतरे से भी ऊपर उठ गया। सम्राट स्तर के शत्रु का सामना करते हुए भी उन्होंने सम्मान दिखाया। एक क्रूर जानवर जो मानवता का उपहास करता है। ये देखकर किन्ही हवा में उछल पड़ी। उसकी पतली काया ने प्लेटफॉर्म को अवरुद्ध कर दिया। इसी क्षण उसने महारानी जिनली का गंभीर और गरिमा में मंत्रोच्चार सुना। सैनिकों, पुकार सुनो, मार डालो। इस मंत्रोच्चार के साथ ही एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। प्लेटफॉर्म के ऊपर साफ आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। घने बादल घिर आए, जिससे राजधानी में अंधेरा छा गया। एक भयावह, रहस्यमय और गहन आभा फैल गई। हजारों घोड़ों की आवाज और देवताओं के जागने की आहट सुनकर सभी भयभीत हो गए। क्या हो रहा है? दानव सम्राट पहली बार चौंक गया। शहर के बाहर मौजूद अन्य दानव सम्राट भी उतने ही स्तब्ध थे। आकाश से एक ठंडी आवाज गूंजी। वस्त्र विभाग के स्वामी क्यूई युआन के आदेशानुसार नांगन की महारानी जिनली द्वारा बुलाया गया।
दिव्य दरबार के 4 विभाग, वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना, देशद्रोहियों का सफाया करो। तेज धूप की एक किरण घने बादलों को चीरती हुई अंदर आई। आकाश में रोशनी फैल गई। फिर से अंधेरा छा गया। ऊपर देखने पर बलि के चबूतरे के पास हजारों सैनिक दिखाई दिए। काले कवच पहने और सुनहरे हथियार लिए वे हवा में खड़े थे। उन्होंने महारानी जिनली को घेर लिया, जिनका नेतृत्व 10 अत्यंत शक्तिशाली काले कवचधारी योद्धा कर रहे थे। शांत लेकिन अपार दबाव का अनुभव कराता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो वे इतिहास में मार्च करते हुए आए हों, जैसे पाताल लोक के राक्षस हों। उन्होंने नीचे मौजूद लोगों की ओर नहीं देखा, मानो वे देखना ही नहीं चाहते हों, लेकिन हर कोई असहनीय दबाव महसूस कर रहा था। इस समय वस्त्र विभाग के शाही रक्षकों ने लंबी सुनहरी भले पकड़े हुए एक सैन्य गठन बनाया और दुनिया को अपने आगमन की घोषणा की। ये दृश्य देखकर ड्यूक्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। दिव्य दरबार के 4 विभाग, वस्त्र विभाग के शाही रक्षक सचमुच यहाँ हैं। जमीन पर रेंग रहे महान ऋषि कोंगची भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और खुशी से चिल्ला उठे, ईश्वर नान राज्य को आशीर्वाद दें, ईश्वर मेरी महारानी को आशीर्वाद दें। आंटी किन भी चौंक गईं, क्या ये सब सच है? वस्त्र विभाग के स्वामी क्यू युआन, हजारों वर्षों के बाद भी क्या दुनिया में अभी भी दिव्य दरबार मौजूद है? क्या अभी भी वस्त्र विभाग मौजूद है? हाँ, इसी समय वस्त्र विभाग के ठंडे और शांत शाही रक्षकों ने आखिरकार हरकत पकड़ी। लाल कवच पहने एक शाही रक्षक चुपचाप रानी जिनली के सामने आया और एक यंत्रवत आवाज में घोषणा की। मेरे प्रभु ने 2 शब्द कहे। गुरु ने कहा कि वह एक देहाती प्रेम का शब्द कहना चाहते हैं। उनके यहाँ होने से दुनिया में कोई भी आपको छू नहीं सकता। गुरु ने यह भी कहा। ये 2 शब्द सुनकर जिनली की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। उसने दुनिया के केंद्र में स्थित प्राचीन चीचुन लकड़ी की ओर देखा और उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठीं। अध्याय 54, बिजली की तरह तीर, ड्रैगन की तरह भाले, स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। एक अवर्णीय भावना उमड़ पड़ी और जिनली ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, वह कैसा है? लाल कवचधारी आकृति ने मानो इस प्रश्न का पूर्वाभास कर लिया था। गुरुजी ठीक हैं। ये कहने के बाद लाल कवचधारी आकृति ने मानो अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खो दी और बोलना बंद कर दिया। जिनली को राहत महसूस हुई। वह जानती थी कि यह वस्त्र विभाग की एक निषिद्ध सेना है जिसे मृत्यु से पुनर्जीवित किया गया है। वे युद्ध में निपुण विशिष्ट सैन्य बल थे जो पहले ही युद्ध में पराजित हो चुके थे। उसने दानव सम्राट की ओर देखा। इस समय दानव सम्राट भी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। असंभव, बिल्कुल असंभव। दिव्य दरबार के 4 विभाग इतिहास के धुंध में बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। इस दुनिया में वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना कैसे हो सकती है? तुम तो बस कल्पनाएं हो, दिल के राक्षस हो। मेरे परम हृदय को विचलित करने वाले, तुम्हें मरना होगा। दानव सम्राट दहाड़ा, मानो वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना की ओर आक्रमण करने ही वाला हो और एक ही मुक्के से उन अंधकारों को चकनाचूर करने का इरादा रखता हो। हालांकि कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन तुरंत पीछे हट गया और शहर से बाहर भाग गया। इसी क्षण निषिद्ध सेना के 10 काले कवचधारी सेनापतियों में से एक ने एक लंबा धनुष लिए हुए उसे आंशिक रूप से खींचा और एक तीर छोड़ दिया। वूश! उस लंबे तीर ने ध्वनि विस्फोट किया जिससे आकाश में एक लंबी लकीर बन गई। तेज तीर बिजली की तरह दानव सम्राट के शरीर को भेद गया। राक्षस सम्राट ने अविश्वास से पीछे मुड़कर देखा। सर्वोच्च सम्राट! एक जोरदार धमाके के साथ तीर फट गया और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। एक भयानक विशालकाय जानवर दानव सम्राट को एक ही तीर से आसानी से मार डाला गया और फिर वह फट गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी गुब्बारे को तीर से फोड़ दिया गया हो। इस दृश्य ने वहां मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारियों को स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि सीमा टीम भी बुरी तरह हिल गई थी। उसके बगल में खड़ा त्यानियुन संप्रदाय का दुबला पतला सम्राट कांप उठा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। एक शक्तिशाली शख्सियत जो सर्वोच्च सम्राट के बेहद करीब थी और दानव जाति में शीर्ष 10 में शुमार थी, एक ही तीर से मारी गई। उसने आकाश में वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना को देखा और उसके हृदय में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ। ये 10 नेता, जिनमें से प्रत्येक की आभा सागर की गहराई के समान है, वे सर्वोच्च सम्राट थे और सिर्फ साधारण सर्वोच्च सम्राट ही नहीं, 10 सर्वोच्च सम्राटों और लगभग 100 सम्राटों के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की एक निषिद्ध सेना। क्या गजब का विचार है। उन सैनिकों में से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। सबसे निचला स्तर जन्मजात था और जन्म के बाद कोई कृषक नहीं थे। ऐसी निषिद्ध सेना के सामने कौन खड़ा हो सकता था? वह छिपने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता था और चुपके से त्यानियुन संप्रदाय में वापस भाग जाना चाहता था। इस क्षण सीमा टीम अचानक पागलों की तरह हंस पड़ी। क्यों? हे भगवान, तुम मेरे साथ खिलवाड़ क्यों करते रहते हो? उसने अचानक त्यानियुन संप्रदाय के दुबले पतले सम्राट की ओर इशारा करते हुए कहा। वह त्यानियुन संप्रदाय से है और यह सब उनकी साजिश थी। इस बिंदु पर सीमा टीम ने मानो अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। बलि के चबूतरे पर जिनली को संदेह तो था, लेकिन ये सुनकर वह दुखी और निराश भी हुई। मानव जाति की पवित्र भूमि त्यानियुन संप्रदाय अंततः पतन की ओर अग्रसर हो गई। उसने वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना को देखा और क्यू युआन के बारे में सोचा, जो अभी भी निषिद्ध क्षेत्र में था। उसने अपने मन में एक निर्णय लिया। वह निषिद्ध सेना का उपयोग करके इस संकट को तुरंत दूर कर देगी। फिर उस आदमी से मिलने के लिए प्राचीन किचुन वृक्ष के पास जाएगी। प्राचीन किचुन वृक्ष मूनवॉच महाद्वीप का दिव्य वृक्ष। ऐसा कहा जाता है कि यदि प्रेमी प्राचीन किचुन वृक्ष के नीचे मिलते हैं तो उन्हें दिव्य वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मार डालो। जिनली का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। वह एक बार फिर नांगन की साम्राज्य बनेंगी। उनका पालन पोषण जनता की पूजा अर्चना के साथ हुआ है, इसलिए उन्हें इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। जिनली के आदेश पर मौन निषिद्ध सेना आगे बढ़ी और सेनापतियों में से एक ने एक लंबे भाले को पकड़े हुए दुबले पतले सम्राट को एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। भाला वापस लेना। भाला वापस आया और वह व्यक्ति नष्ट हो गया। सीमा टीम को भी एक ही वार में जकड़कर मार डाला गया था। इस दृश्य को देखकर नागरिक और सैन्य अधिकारी भागने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे केवल कांप रहे थे या जमीन पर घुटने टेककर महारानी जिनली से क्षमा मांग रहे थे। जिनली ने भयभीत अधिकारियों और खून के तालाबों में पड़े लोगों को देखा। उसकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। शहर के बाहर स्थित सोलबरीइंग बैनरेरे और बचे हुए दानव सम्राट ही उसकी मुख्य चिंताएं थीं। सज्जनों, दुश्मन को मार गिराओ। जिनली का चेहरा सख्त था। इस क्षण 17 वर्षों से दबी हुई शिकायतें मानो फूट पड़ीं।
अफसोस की बात है कि वह पूर्णता से बस एक कदम दूर थी। छोटी शादी। क्यू युआन उस जगह पर खड़ी थी और छोटी शादी की पोशाक को धीरे से थपथपा रही थी। इस समय शादी का छोटा सा वस्त्र उसके शरीर से ऑक्टोपस की तरह चिपका हुआ था। शादी का छोटा सा वस्त्र सुस्त था। क्यू युआन छोटी सी शादी की पोशाक को देखती हुई सोच में डूबी हुई थी। काश तुम्हारा चेहरा होता, ची युआन ने सोचा। उसने उस छोटे से शादी के वस्त्र को नहीं छेड़ा, क्योंकि उसने पाया कि वह छोटा सा शादी का वस्त्र उसी की तरह लग रहा था, बहुत थका हुआ और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब उसने शादी का छोटा सा वस्त्र इस अवस्था में देखा था। ची युआन के चेहरे पर जटिल भाव थे। ऐसा प्रतीत होता था कि भविष्य में वह बहुत आक्रामक नहीं हो सकता था। ची युआन ने फैसला किया कि उसे भविष्य में अधिक सतर्क रहना चाहिए। इसी क्षण सो रही छोटी सी शादी की पोशाक अचानक हिल उठी। अगर उसकी आंखें होती तो क्यू युआन ने आंखें खोलने से पहले उसकी लंबी पलकों को फड़फड़ाते हुए जरूर देखा होता। उस नन्ही दुल्हन को जागते देख ची युआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुश्किल में हो। वस्त्र विभाग से निकलने के बाद शायद कुछ समय तक तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाओगी। कपड़ों के विभाग में शादी के वस्त्रों से जुड़ी कई अन्य आत्माएं भी थीं। शादी का छोटा सा वस्त्र क्यू युआन से ऐसे चिपका रहा जैसे कोई चिपका हुआ पिल्ला। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको तालमेल बिठाने में परेशानी होगी। जिस जगह हम आगे जा रहे हैं उसे पंचतत्वों का निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में बहुत सारे राक्षस हैं। यदि पंचतत्व निषिद्ध भूमि में कई राक्षस थे तो क्यू युआन ने छोटी शादी की पोशाक पर कम भरोसा करने और खुद से लड़ने का फैसला किया। क्या शादी के उस छोटे से परिधान के बिना भी उसने वस्त्र विभाग के निषिद्ध क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर ली थी। शुरू में यह अनाड़ी था, चलते समय चीजों को गिरा देता था और यहाँ तक कि बिना किसी कारण के भी ठोकर खा जाता था। इसके अलावा उसका शरीर कोमल और नाजुक था। क्यू युआन को डर था कि वह बार बार विलय होने के तनाव को सहन नहीं कर पाएगा। बेशक क्यू युआन को एक टीवी शो के भाई बहनों की याद आ गई, जिसमें भाई ने कहा था कि वह अपनी बहन की तलवार के बिना दुश्मन को हरा सकता है, लेकिन बहन ने अपनी तलवार का बलिदान कर दिया और भाई युद्ध में मारा गया। स्वाभाविक रूप से क्यू युआन को ऐसा अंत पसंद नहीं था। पंचतत्वों की निषिद्ध भूमि, मैं आ रहा हूँ। ची युआन ने उस छोटी शादी की पोशाक का ठंडा हाथ थाम लिया और आखिरकार वे पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए। शुवान युआन निषिद्ध क्षेत्र और वस्त्र विभाग निषिद्ध क्षेत्र के विपरीत ये बिल्कुल अलग था। चारों ओर देखने पर क्यू युआन को पंचतत्व निषिद्ध भूमि में कोई फूल, पेड़ या अन्य राक्षस दिखाई नहीं दिए। वातावरण विचित्र था। एक तरफ लावा था जो धधकती लिपटों के साथ जल रहा था, दूसरी तरफ बर्फ थी जिससे ठंडे झरने फूट रहे थे, तीसरी तरफ सोने की खान थी जिसमें सोने के कण थे जिनमें से कुछ तरल रूप में बह रहे थे। पंचतत्वों का निषिद्ध क्षेत्र एक ऐसा स्थान जहां पांचों तत्व एकत्रित होते हैं। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय उसने छोटी शादी की पोशाक का हाथ कसकर पकड़ रखा था। आखिरकार उस छोटी सी शादी की पोशाक की अनाड़ी और भोली प्रकृति को देखते हुए अगर वह अपने आप चलती हुई आग में गिर जाए जिससे उसके कपड़े जल जाएं और वह खुद को उजागर कर दे तो फिर क्या होगा। बेशक अगर उसे चोट लग जाए तो क्या होगा। इसी क्षण एक बुरी आवाज क्यू युआन के कान में सुनाई दी। कपड़ा विभाग के स्वामी, मैं आपका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अध्याय 55, गलत व्यक्ति से पंगा लिया। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। ची युआन ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उसे एक तेज सनसनी महसूस हुई। जब उसने गौर से देखा तो उसे एक मिलनसार बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति ने क्यू युआन को एक अजीब सी अनुभूति दी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। अचानक उसकी आंखों में सतर्कता की एक झलक दिखाई दी। उसने शियाओ जिया को अपने पीछे सुरक्षित रखा और अपनी लंबी तलवार बूढ़े आदमी की ओर तान दी। उसने कहा, तुम एक राक्षसी शक्ति हो। ची युआन ने देखा कि बूढ़े आदमी का शरीर अंदर से खाली था। पूरा शरीर केवल मानव त्वचा का बना हुआ था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अब भी एक सौम्य मुस्कान थी। आप कह सकते हैं कि मैं एक राक्षसी शक्ति हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्यू युआन ने बूढ़े व्यक्ति की फिर से सावधानीपूर्वक जांच की। उसे उस बूढ़े व्यक्ति से एक तीव्र धात्विक आभा का एहसास हुआ। उसके मन में एक अनुमान बन गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जीवन में मेरा जो नाम था वह तो बहुत पहले ही बुला दिया गया है। अलौकिक राक्षसों द्वारा निगल लिए जाने के बाद मैं मर गया और अपने पीछे केवल यह मानव शरीर ही छोड़ गया। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने पर मुझे जीवन का एक नया अवसर प्राप्त हुआ। अब मुझे जिनजू कहा जाता है। मैं न तो मनुष्य हूँ, न ही अमानव, न जीवित हूँ, न ही मृत। क्यू युआन ने जिनजू की ओर देखा और समझ गया। जिनजू अब केवल धातु के गुणों का एक पात्र बनकर रह गया था। उसके पास तो आत्मा भी नहीं थी, केवल दृढ़ इच्छाशक्ति ही शेष रही। इस प्रकार वह समझो मर ही गया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यू युआन ने पूछा। उसकी सतर्कता कम नहीं हुई थी। यिनयान निषिद्ध भूमि के स्वामी टोंग ने 300 साल बाद वस्त्र विभाग के प्रमुख को दानव निवारण सभा में आमंत्रित किया होगा। चूंकि हम सभी मूनवॉच महाद्वीप के प्राणी हैं, इसलिए हमें बाहरी राक्षसों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। अन्यथा हमारा भी वही हाल हो सकता है जो मेरा हुआ था। मृत केवल एक मानव शरीर बचा रह जाएगा। जिनजू ने आह भरी। ची युआन ने जिनजू की ओर देखा। हालांकि वह सिर्फ एक इंसान था, फिर भी उसे ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों की तुलना में जिनजू के साथ अधिक सहजता महसूस हुई। मुझे बाहरी राक्षसों का सफाया करना ही होगा। क्यू युआन का रवैया दृढ़ था। बड़े बॉस से निपटना होगा। उसकी दिव्य नींव बड़े बॉस से जुड़ी हुई थी। ये सुनकर जिनजू का सौम्य भाव और गहरा हो गया। अब जबकि वस्त्र विभाग के प्रमुख पंचतत्व निषिद्ध भूमि में आ गए हैं, हम पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान खोलने के लिए तैयार हैं। पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में 5 तत्वों की ऊर्जाएं मौजूद हैं जो स्वयं को मजबूत कर सकती हैं और साधना को बढ़ा सकती हैं। हमारे पंचतत्व निषिद्ध क्षेत्र में कई युवा प्रतिभावान लोग साधना कर रहे हैं। हजारों वर्षों के दौरान नए शक्तिशाली प्राणी उभरे हैं, जिनमें से कुछ तो दिव्य क्षेत्र तक भी पहुंच गए हैं। राक्षस निवारण सभा में 300 वर्ष शेष होने के कारण वस्त्र विभाग का प्रमुख पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में 100 वर्षों तक प्रशिक्षण ले सकता है और संभवतः महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। क्या अंदर राक्षस हैं? क्यू युआन ने पूछा। जिनजू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने जवाब दिया, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अगर राक्षस होते तो वह अपना लेवल बढ़ा सकता था।
जिंजू के चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी रही। वस्त्र विभाग के स्वामी, कृपया मेरे साथ आइए। चियुआन हिली नहीं और इसके बजाय जिंजू की ओर देखा। पंचतत्व निषिद्ध भूमि में आने का मेरा एक और उद्देश्य है। पंचतत्व निषिद्ध भूमि, वस्त्र विभाग निषिद्ध क्षेत्र और शुवानयुवान निषिद्ध क्षेत्र से भिन्न थी। अन्य निषिद्ध क्षेत्रों में वह राक्षसों को हराकर नियंत्रण हासिल कर सकता था। बेशक वस्त्र विभाग का निषिद्ध क्षेत्र एक अपवाद था, क्योंकि इसके लिए शियाओ जिया से शादी करना आवश्यक था। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में वस्त्रधारी राक्षसों के विपरीत कई सुप्त शक्तिशाली प्राणी मौजूद प्रतीत होते थे। वह उन सभी को मार नहीं सकता था और ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें मारने से उसे अनुभवन भी नहीं मिलेंगे। नियंत्रण कैसे प्राप्त करें? वस्त्र विभाग के प्रमुख, कृपया बोलिए। जिंजू का रवैया सौहार्दपूर्ण था। मैं पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण चाहता हूँ। क्या इसका कोई तरीका है? क्यू युआन ने जिंजू से पूछा। ये सुनकर जिंजू अचंभित रह गया। जाहिर है यह उद्देश्य अप्रत्याशित था। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। पीछे से एक नाराजगी भरी आवाज आई। ये हरे रंग के कपड़े पहने एक महिला की आवाज थी, जो देखने में प्यारी और छोटी थी, लेकिन परीक्षा में टॉप करने वाली लड़की की तरह उग्र थी। वह गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वस्त्र विभाग के स्वामी, हमारे पंचतत्व निषिद्ध क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करने की? आपको इसका मतलब पता है? मुझे शक है कि तुम अलौकिक राक्षसों द्वारा भेजा गया एक जासूस हो, वरना तुम अचानक प्रकट क्यों होते? अगर जिंजू वहां ना होती तो हरे कपड़े पहनी यह महिला शायद उछलकर क्यू युआन के सिर पर थप्पड़ मार देती। जिंजू ने लड़की की ओर देखा और स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शाओलू, हमारी मेहमान के साथ बदतमीजी मत करो। फिर उसने क्यू युआन की ओर मुड़कर कहा, वस्त्र विभाग के स्वामी, पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। यह आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। यदि आप, वस्त्र विभाग के स्वामी, पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो पंचतत्व निषिद्ध भूमि को नियंत्रित करने में क्या हर्ज है? चियुआन ने जिंजू के पार देखा, मानो वह पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र के पार देख रहा हो। उसने कई ताबूत देखे और कई सुप्त आभाओं को महसूस किया। इनमें से प्रत्येक का स्तर 90 से ऊपर था। इनमें से कुछ ने बदसूरत कपड़ों के सम्राट को भी पीछे छोड़ दिया। संभवतः उनका स्तर 95 से ऊपर था। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में आप सबसे शक्तिशाली नहीं लगते। क्या आप मुझे नियंत्रण सौंपने का निर्णय ले सकते हैं? बेशक मैं फैसला कर सकती हूँ, जिंजू ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, सौदा पक्का, क्यू युआन ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हरे वस्त्र पहने महिला ने असंतुष्टि से क्यू युआन की ओर देखा और जिंजू की ओर मुड़कर मन ही मन में कहा, दादाजी जिंजू, आप उनसे ऐसा वादा कैसे कर सकते हैं? जिंजू ने बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। जिंजू के नेतृत्व में समूह निषिद्ध भूमि में और गहराई तक चला गया। रास्ते भर क्यू युआन अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेता रहा। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में वास्तव में कोई अन्य राक्षस नहीं थे, लेकिन वहां कई प्राकृतिक और भौगोलिक आपदाएं थीं जो अत्यंत खतरनाक थीं। लगभग 50 या 60 स्तर के जीव यदि जल्दबाजी में प्रवेश करते हैं तो उनकी मृत्यु होने की संभावना है। लगभग 15 मिनट बाद जिंजू समूह को एक घाटी में ले गया। घाटी में 70 से अधिक ताबूत थे। चियुआन को पता था कि इन ताबूतों में कई शक्तिशाली प्राणी सुप्त अवस्था में हैं। जिंजू ने कहा, मूनवॉच महाद्वीप के अधिकांश शक्तिशाली प्राणी पंचतत्व निषिद्ध भूमि और येन्यांग निषिद्ध भूमि में एकत्रित हैं। वे इन ताबूतों में विश्राम करने और साधना करने दोनों के लिए हैं। जब राक्षस संहार सभा शुरू होगी तब वे ताबूतों से बाहर निकलेंगे। तब तक वस्त्र विभाग के प्रमुख, आप भी उनके साथ मिलकर बाहरी राक्षसों का सफाया करने में शामिल हो जाएंगे। ये सुनकर क्यू युआन चुप रहा। 300 साल, वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। अब उसकी उम्र कितनी थी? 300 वर्षों में एक राजवंश भी समाप्त हो सकता है। जिंजू खुद से बातें करता रहा। फिर वह एक ताबूत के पास गया और उस पर हल्के से दस्तक दी। ताबूत से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये देखकर उसने कुछ और बार जोर से खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। जिंजू ने हैरानी से पूछा, हम? इसी क्षण बगल वाले ताबूत का ढक्कन अचानक उठा और एक उग्र स्वभाव वाला, खुरदरा दिखने वाला आदमी उठ बैठा। जिंजू, क्या तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे साथ चली गई है? तुमने तो गलत ताबूत पर दस्तक भी दे दी। उस खुरदुरे आदमी को देखकर जिंजू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। अहम, एक दुर्घटना। फिर उस कठोर व्यक्ति ने क्यू युआन की ओर देखा। उसकी आंखें मानो उसका बारीकी से निरीक्षण कर रही थी। बुरा नहीं है, शादी की पोशाक वाली महारानी की मदद से भी तुम एक अच्छी प्रतिभा की धनी हो। तुम्हारे लिए पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान खोलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना सार्थक रहा। मुझे उम्मीद है कि 300 वर्षों में आप एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।